Hello students, today we will start with immunity. Now this is very important topic because from now onwards whenever you will be studying immunity, this would be your basic and basis never change. So please pay attention and continue with this video. Okay, first of all is immune system. Now what is immune system? Immune system is the system of animal body. Now in animals we are also included, and or four-legged animals are also included, which protects it from various infectious agents, and cancer is called as immune system. अभी this means हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स, अगर बाहर से कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे वो लड़ती हैं. तो ये जो लड़ाई करते हैं उनको इम्यून सिस्टम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ वॉर सीन. अभी इंडिया के बॉर्डर में अगर कोई भी टेररिस्ट आता है, सो दैट टेररिस्ट इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट, एंड जो बॉर्डर के सोल्जर्स रहते हैं दैट इज़ द इम्यून सिस्टम, एंड इंडिया इज़ अ बॉडी. तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोल्जर्स हैं, जो सेल्स हैं, उसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं. और वो किससे हमको प्रोटेक्ट करता है? इन्फेक्शियस एजेंट से. कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, या तो कोई भी कैंसर कॉजिंग एजेंट हो सकता है, मतलब टेररिस्ट, उससे हमको वो प्रोटेक्ट करता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम. अभी नेक्स्ट टर्म वी हैव टू डू इज़ इम्यूनोलॉजी. अभी इम्यूनोलॉजी क्या है? ये हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ये इम्यून सिस्टम का पढ़ाई, कि जो बाहर से एजेंट आता है बॉडी उससे कैसे लड़ता है, कौन से सेल्स हेल्प करते हैं, कौन से सेल्स का क्या फंक्शन है, वो सब का पढ़ाई करना, वो सब का नॉलेज गेन करना इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी. नेक्स्ट वी हैव, अभी ये किसी ने तो पढ़ाई किया होगा, किसी ने तो ये सोचा होगा. सो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, रिमेंबर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फादर नेवर चेंजेस. सो इम्यूनोलॉजी का भी फादर नहीं चेंज होगा. फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर. You just have to remember the period year in which he was alive was 1749 to 1823. ओके. अभी इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे आर्मी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बॉर्डर के सोल्जर्स होंगे, फिर वो हेड सोल्जर रहेगा, लेफ्टिनेंट रहेगा, जनरल रहेंगे, मेजर्स रहते हैं, वैसे. तो यहाँ पे भी इम्यून सिस्टम में भी वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं इम्यून सिस्टम में? वी हैव लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वी हैव टिश्यू सेल्स, वी हैव सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स. अभी ये सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज़ होती हैं. ठीक है. Let's start with lymphoid organs. Lymphoid organs के we have two types, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या रहता है? जो बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं, वो वहाँ पे बड़े होते हैं, एंड दे अक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर. एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर मतलब उनके पास एक ऐसा हथियार आ जाता है. इमेजिन अ सोल्जर हैविंग अ स्पेसिफिक वेपन, जिससे वो एक पर्टिकुलर टाइप के टेररिस्ट को मार सकता है. तो हर ये बी सेल और टी सेल यहाँ पे बड़े होते हैं और उनके पास स्पेसिफिक एंटीजन से रिलेटेड रिसेप्टर आता है. वो रिसेप्टर क्या करता है? जब भी कोई स्पेसिफिक एंटीजन आया वो उसको पकड़ेगा और उसको मार डालेगा, ऐसा. सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है? टी सेल्स और बी सेल्स मैच्योर होते हैं वो, और दूसरी चीज़ वो अपने स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर्स उनको मिलते हैं. दे अक्वायर दैट एबिलिटी इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के? टिश्यू, थाइमस एंड बोन मैरो. थाइमस एंड बोन मैरो आर एग्जाम्पल्स. नाउ वी हैव सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे इंटरैक्शन होता है किसका? लिम्फोसाइट्स का विथ एंटीजन के साथ. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सिर्फ सेल मैच्योर होके उसको एक रिसेप्टर मिलता है. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में वो एक एंटीजन के साथ, एक फॉरेन एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करता है, मिलता है, आमना सामना होता है उसका. उसके बाद वो बनता है इफेक्टर सेल. मतलब अभी जब लिम्फोसाइट्स एंटीजन के सामने आएंगे, तो जैसे अगर सोल्जर टेररिस्ट के सामने आएगा तो सोल्जर खड़ा थोड़ी रहेगा, उसके बाद वो
वॉर करना शुरू करेगा. सो सेम इज़ विथ आर लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स का इंटरेक्शन होता है एंटीजन के साथ. एक बार जब उनका इंटरेक्शन हुआ एंटीजन के साथ तो वो वॉर करना शुरू करते हैं और वो वॉर करते टाइम वो बन जाते हैं इफेक्टर सेल्स. ठीक है. अभी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्प्लीन, lymph node, tonsils, Peyer's patches of small intestine and appendix. You have to remember these example, primary का भी and secondary का भी. Let's discuss these terms, antigens and antibodies. अभी antigens क्या होते हैं? एंटीजेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन आर बॉडी. अभी अभी मैंने बताया टेररिस्ट वो आते हैं बॉडी में, इंडिया में आ रहे हैं, जो अनवांटेड हैं एंटीजेंस वो होते हैं. और वो क्या करते हैं? वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. अभी मुझे एक सिंपल सी बात है, अगर टेररिस्ट होगा ही नहीं तो क्या सोल्जर्स जाके बॉर्डर पे वॉर करेंगे? नहीं. सो सेम हैपन्स इन आर बॉडी ऑल्सो. अगर एंटीजन आएगा ही नहीं, बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल अंदर जाएगा ही नहीं, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम किससे लड़ाई करेगा? किसी से भी नहीं. चुपचाप से इम्यून सिस्टम एक जगह पे बैठा रहेगा. बट जब एंटीजन आता है तब बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करना शुरू करता है. अभी एंटीजन का नेचर कैसा होता है? एंटीजन यूजुअली प्रोटीन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कुछ एंटीजन्स कार्बोहाइड्रेट नेचर के भी होते हैं, लिपिड नेचर के भी होते हैं, या तो न्यूक्लिक एसिड नेचर के भी होते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर एंटीजन्स आर टेररिस्ट विच आर एंटरिंग इन आवर बॉडी. ऐसा वो अंदर आते हैं और वो क्या करते हैं? एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, सोल्जर्स को गुस्सा दिलाते हैं झगड़ा करने के लिए. ओके. अभी एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स. IgS इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो ये भी तुमको याद रखने का है. एंटीबॉडीज़ मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. जब उनको टेररिस्ट गुस्सा दिलाता है तो सोल्जर वॉर करते हैं. तो जब एंटीजन अंदर आता है तो एंटीबॉडी काम करता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में. नेक्स्ट, अभी इम्यूनिटी के टाइप्स क्या हैं? अभी हम लोग इधर यही बात कर रहे हैं टेररिस्ट एंड सोल्जर की. मतलब सोल्जर क्या करता है? डिफेंस करता है. इम्यूनिटी क्या करती है? डिफेंस करती है. सो इसीलिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मतलब टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. किस किस तरीके से हम लोग डिफेंस कर सकते हैं, हमारा बॉडी कैसे डिफेंस कर सकता है. ओके. सो फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी. अभी इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है. मतलब इसको ऐसे स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये कैसे भी कुछ भी करके अपने आप को बचाएगा. उसका कोई एक तरीका नहीं है अपना बॉडी को बचाने का. उसको जैसे समझ में आएगा वो टाइम पे वो वैसे बचाएगा. सो इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे ये मैकेनिज्म रहता है. अभी इनेट इम्यूनिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट लाइन ऑफ इनेट इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिफेंस, एंड दूसरा होता है सेकेंड लाइन ऑफ इनेट इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं इंटरनल डिफेंस. एक्सटर्नल डिफेंस मतलब जो बाहर रहेगा, जो एनिमी से एकदम फेस टू फेस रहेगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिफेंस, बाहर सरफेस पे. और इंटरनल डिफेंस मतलब जो एक्सटर्नल के अंदर रहेगा, कि बाय एनी चांस एंटीजन अंदर आ जाता है या टेररिस्ट अंदर आ जाता है तो अंदर भी तो सोल्जर्स होने चाहिए ना वो प्रोटेक्ट करने के लिए. तो वो रहता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. तो फर्स्ट लाइन पे ही अगर काम ख़त्म हो गया, टेररिस्ट मर गए, तो कोई अंदर आएगा ही नहीं, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सेफ है. बट अगर एंटीजन या टेररिस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो फर्स्ट लाइन को एकदम तोड़ दिया, एकदम वहाँ के सोल्जर्स को उसने मार दिया, तो वो इंडिया के अंदर आ जाएंगे. इंडिया के अंदर आने के बाद भी कुछ तो उधर चाहिए ना उसको डिफेंस, इंडिया के पूरी इंडिया को सेव करने के लिए वी नीड मोर सोल्जर्स. तो वहाँ पे जो अंदर सोल्जर्स रहते हैं उनको हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं. सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है पैथोजेंस को कि ब्लड स्ट्रीम में आए ही ना. मतलब जो एंटीजेंस हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आने ही ना पाए, क्योंकि एक बार अगर वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए तो ब्लड स्ट्रीम तो पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो ब्लड के साथ वो पूरी बॉडी में पैथोजेंस घूमेंगे. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्लड में ही नहीं आने देता है पैथोजेंस को. अभी
ब्लड में ना आए उसके लिए उसके पास दो मैकेनिज्म्स हैं, एक तो वो फिजिकल बैरियर्स क्रिएट करता है या तो वो केमिकल बैरियर्स क्रिएट करता है। फिजिकल बैरियर कौन क्रिएट करता है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी हमारा स्किन है, हमारे स्किन पे कितने, अभी हमारा स्किन इज एक्सपोज्ड टू इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे कितने सारे एंटीजेंस, जर्म्स, डस्ट, डर्ट, ये सब रहता है। बट बिकॉज वी हैव स्किन ऑन आर दिस एज अ स्किन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, तो डायरेक्ट एंटीजेंस अंदर नहीं जाते ना, इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं वॉश योर हैंड्स, क्लीन योर बॉडी, रब नाइसली विद टॉवल, ऐसे बोला जाता है। क्यों? जैसे अगर बाय एनी चांस देयर इज एनी जर्म, पैथोजन, तो वो निकल जाए। तो स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, डायरेक्ट टेररिस्ट के सामने है। दूसरा इज म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब एनी द मेम्ब्रेन्स विच आर स्टिकी लिक्विडी, तो नोज के अंदर वी हैव म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज पे आईज में दैट्स लिक्विडी वी हैव म्यूकस मेम्ब्रेन, ईयर कैनाल के एकदम डीप में वी हैव म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीजेंस, पैथोजन चिपक जाएंगे, वो चिपक के निकल जाएंगे बाहर। सो ये हो गए फिजिकल बैरियर्स। दूसरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमको देता है केमिकल बैरियर्स। वो केमिकल बैरियर्स क्या आते हैं? सलाइवा होता है, टीयर्स होते हैं, बाइल जूसेस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशंस होते हैं, नेजल एंड वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं। तो बाय एनी चांस ऑर्गेनिज्म इज एंटरिंग थ्रू दीज सोर्सेज, तो ये केमिकल बैरियर्स दे आर एसिडिक इन नेचर, वो पैथोजन को एसिड की वजह से मार डालेंगे, तो जिसकी वजह से पैथोजन फिर अंदर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा ही नहीं। सो दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इनेट इम्यूनिटी। नाउ we have second line of defense in innate immunity. second line of defense क्या करता है, कौन कौन करता है इस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस? अभी अंदर ना, बाहर की सब चीज़ें, बाहर फर्स्ट लाइन में जो बाहर की चीज़ें थी वो थी, अभी सेकेंड लाइन में अंदर वाली चीज़ें। तो यहाँ पे आएंगे WBCs, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, यहाँ पे आएंगे मैक्रोफाजेस, यहाँ पे आएंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब IR इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यहाँ पे आएगा फीवर, इंटरफेरॉन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अभी WBCs यू नो, मैक्रोफाजेस भी टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ये भी यू नो। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मतलब क्या? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसे है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस? इन्फ्लेमेशन मीन्स रेडनेस, स्वेलिंग, वो सब, जैसे कुछ खुजली वगैरह होता है, इचिंग होता है, तो हम कैसे रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, वो सब होता है। सो इस ये डिफेंस लाइन मैकेनिज्म कैसे हुआ? लोग बोलते हैं ये तो मुझे बीमारी है। दिस इज़ नॉट अ बीमारी। हाउ दिस इज़ डिफेंस मैकेनिज्म? बाय फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई चीज़ से एलर्जी है, या मेरे बॉडी में कोई मेरे स्किन से अटैच में कोई पैथोजन आ गया, तो ये पैथोजन, अच्छा फॉर देयर इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, इमेजिन रेड एंट अगर तुम लोग को आके काटती है, तो हमको पता चल जाता है कि उसने काटा। क्यों? क्योंकि हमको ऑन द स्पॉट वहाँ पे खुजली होता है, फिर वहाँ पे हमको इचिंग बहुत ज़्यादा होके वो रेड हो जाता है। तो ये बॉडी ने हमको सिग्नल दिया कि जनरेट एन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, सो दैट हमें पता चले कि वहाँ पे कोई तो आया है, तो फिर हम लोग वो एंट को ऐसा हाथ से निकाल देते हैं। अगर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता ही नहीं, अगर हमें फील होता ही नहीं, तो वो एंट क्या करती? वो एंट फिर ऐसे, हमें पता ही नहीं चलता, एंट उधर बैठ जाती है, फिर वो अपने सिक्रीशंस डालती है, वो हमारे बॉडी से मिक्स हो जाते, देन बहुत कुछ हो सकता है, देन इट विल क्रिएट मिसहैप इन आवर बॉडी। तो इसीलिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे हमें पता चले कि हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। सेम इज़ विथ फीवर। जब हमें फीवर आता है तो हम लोग घर पे तो नहीं बैठते, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सो दैट डॉक्टर कम टू नो कि हाँ कुछ तो इसके अंदर गलत हो रहा है, जिसकी वजह से इसको फीवर आया है। तो ये बॉडी का एक बताने का तरीका है कि मेरे अंदर कुछ तो गलत हो रहा है, प्लीज़ मेरे ऊपर ध्यान दो। तो फीवर जब होता है, इट मीन्स बॉडी इज़ doing its work, immunity system is doing its work to fight against a pathogen. Okay, same is with complementary system, and same work is with interferons. They create changes in our body which help us to determine that there is something wrong which is going on our body, and our body needs some attention. Okay, अभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कब एक्टिवेट होगा? अंदर वाले सोल्जर्स कब एक्टिवेट होंगे? जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मर जाएंगे। तो आफ्टर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट्स एंड डीएक्टिवेट्स
or it is unsuccessful, after that only second line of defense starts functioning. अभी इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? इंटरफेरॉन्स विच आर सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विच प्रोटेक्ट अनइन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. अभी जब हमारे अंदर एक वायरस आता है तो वो अपने सिक्रीशंस सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में. तो क्या एक ही वायरस से पूरी बॉडी खराब हो जाती है? एक ही बार में पूरा का पूरा आदमी मर जाएगा? नो, धीरे 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 डिजीज़ प्रोग्रेस करता है. सो ये धीरे धीरे क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी में वी हैव इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं कि जो ये वायरस के सिक्रीशंस है वो उससे फाइट करते हैं. वो फाइट करने की वजह से ये वायरल सिक्रीशंस, ये वायरसेस दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करते. बट बाय एनी चांस हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या तो वायरस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इंटरफेरेंस उनसे बिल्कुल फाइट नहीं कर पा रहे, देन वायरल इन्फेक्शन हैपन्स इन आवर बॉडी एंड वी सफ़र फ्रॉम illness. So this was about innate immunity. Innate is non-specific immunity. It is inborn immunity. This immunity we get, it is present at the time of our birth. Second type of immunity we have is acquired immunity or adaptive immunity or specific immunity. ये इसके नाम है. Adaptive, acquired, specific. Acquired मतलब बाद में मिला, पैदा होने के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है, अक्वायर किया हमने. अडेप्टिव, अडेप्ट किया, बाद में हमने सीखी वो इम्यूनिटी, लाई अपने अंदर. या तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक स्पेसिफिक चीज़ की इम्यूनिटी है. दिस इज़ आवर सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी. ये अडेप्टिव, अक्वायर्ड, स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज आर acquired immunity. ये क्या रहता है? It is developed by an animal in response to disease caused by infection of microbes. मतलब सिंपल सीधी सी बात है, मुझे एक डिजीज़ हुआ, मेरी बॉडी ने वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट किया, तो अभी मेरी बॉडी को एक सबक मिल गया कि कैसे फाइट करना है वो डिजीज़ के अगेंस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉर्डर पे टेररिस्ट आ रहा है और टेररिस्ट ने रात को बॉर्डर पे अटैक किया और सोल्जर्स ने उसके अगेंस्ट फाइट किया. तो अभी सोल्जर्स को आइडिया मिल गया है कि रात को जब अटैक होता है तो कैसे फाइट करते हैं. सो ये हो गया अक्वायर्ड इम्यूनिटी. अक्ल आ जाती है बाद में, मतलब सीखते हैं हम लोग, गलती करने से सीखते हैं या कुछ होता है हमारे साथ तो हम सीखते हैं, उसको बोलते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी. और अक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स, यूनिक फीचर्स क्या है? ये स्पेसिफिक होता है, मतलब उसको पता रहता है मेरे अंदर टाइफॉइड वाला ऑर्गेनिज्म आएगा तो ही मेरे को फाइट करना है, मेरे को ये सिक्रीशंस करने हैं तो टाइफॉइड वाला ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. या तो मेरे अंदर जॉइंडिस वाला आया ऑर्गेनिज्म तो मुझे कैसे फाइट करना है. बट अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ वेरी स्पेसिफिक. वो पहली बार में नहीं सीखती, फर्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा फाइट करती है, मतलब हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम बीमार रहेंगे. सेकेंड टाइम वो हमको चीज़ होगी ही नहीं. क्यों नहीं होगी? बिकॉज मेरी बॉडी को आदत पड़ गई है. तो सेकेंड टाइम इट विल फाइट, फर्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा उसको तकलीफ होगा. सो उसके इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी के? इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट इज़ डाइवर्स, हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है इम्यूनिटी. एंड नॉन स्पेसिफिक मेमोरी रहता है उसको. नॉन स्पेसिफिक, नॉन सेल्फ मेमोरी रहता है उसको. ऐसा पता रहता है कि मुझे खुद को नहीं मारना है और मुझे सिर्फ दूसरों को मारना है, सामने वाले को मारना है. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव. अभी एक्टिव इम्यूनिटी कैसे होता है? जब पैथोजन के साथ या एंटीजन के साथ एक्सपोजर होता है, जब सोल्जर टेररिस्ट के साथ मिलेगा तो वो एकदम एक्टिव हो जाएगा, तो वो रहता है एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी मतलब वहाँ पे एंटीजन के साथ एक्सपोजर नहीं होता है, मतलब वो सोल्जर सिर्फ अपने टीम को कहानियाँ बता रहा है. तुम्हें पता है जब आतंकवादी आता है तो ऐसे मारना होता है. तो ये होता है पैसिव इम्यूनिटी. मतलब ये वाली इम्यूनिटी का एंटीजन के साथ सामना नहीं हुआ है, बट उसको पता है कि कैसे मारना है, थेरोटिकली सब पता है. एक्टिव इम्यूनिटी को प्रैक्टिकली पता है क्योंकि उसने फाइट किया है टेररिस्ट के साथ, पैथोजन के साथ.
एक्टिव इम्यूनिटी के देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। क्यों नहीं होंगे साइड इफ़ेक्ट्स? क्योंकि उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि कैसे मारते हैं, तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होंगे, वो सीधा पैथोजन को ख़त्म कर देगा। पैसिव इम्यूनिटी को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज उसको थेरोटिकली सब आता है। जैसे ये सोल्जर को थेरोटिकली पता है कि इसको, ये वाले आतंकवादी को 4 गोलियों से मारना है, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ तो बॉडी में रिएक्शंस आए। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये सोल्जर जो टेररिस्ट के साथ जिसने फाइट किया है वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो मरेगा नहीं ना जल्दी, क्योंकि उसको बहुत सारे टेररिस्ट का एक्सपीरियंस है। ऐसा मारो, इसको बॉम्ब से मार दो, इसको फाइट करके मारो, इसको गोलियों से मारो, इसको तोप से मारो, उसको सब पता है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जो पैसिव इम्यूनिटी रहती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। एक्टिव इम्यूनिटी बहुत टाइम के बाद रिलीफ देती है। कैसे? क्योंकि अभी इमेजिन करो एक सोल्जर जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करके आया अभी टेररिस्ट के साथ, क्या उसको खुद को एकदम वो काम हो जाएगा क्या इमीडिएटली लड़ाई करने के बाद? नहीं, उसको खुद को भी टाइम लगेगा मेंटली स्टेबल होने को, फिजिकली स्टेबल होने को। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी रहता है वो, उसमें हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा एंटीजन के साथ फाइट करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा देर एक्टिवेटेड रहते हैं, इसीलिए रिलीफ इंसान को थोड़ी देर के बाद मिलता है। पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं रहता है, पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएटली रिलीफ देती है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? जब इंसान का खुद का एंटीबॉडीज़, जो इंसान कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका खुद का एंटीबॉडीज़ किसी इन्फेक्शन या वैक्सीन से रिस्पॉन्स करता है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी बन जाता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या करता है? जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रही है और एक इंसान को हो रहा है, जिसकी वजह से काउंटर एक्ट होता है एंटीजन का। जैसे स्नेक वेनम, अभी हम लोग स्नेक के वेनम को भी यूज़ करते हैं एज अ वैक्सीन टू गेट क्योर ऑफ स्नेक बाइट। तो इसमें क्या हो रहा है? इम्यूनिटी किसका है? जो एंटीबॉडीज़ किसका है? वो स्नेक के वेनम का एंटीबॉडीज़ है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं हमको और इम्यूनिटी देने के लिए, जिससे हम लोग स्नेक के ही बाइट को ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन रोल प्ले कर रहा है? इसके लिए ये इम्यूनिटी दूसरे ऑर्गेनिज्म का है, ये हमारा खुद का एंटीबॉडीज़ नहीं है। ये एंटीबॉडीज़ किसी और चीज़ का है जो हमारे एंटीबॉडीज़ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है टू किल द टेररिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री का टेररिस्ट इंडिया के अंदर आ गए, तो इंडिया के सोल्जर्स हेल्प ले रहे हैं एक तीसरी कंट्री के सोल्जर्स का टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, ये हमारे खुद के कंट्री के एंटीबॉडीज़ नहीं है, हमारे खुद की बॉडी के एंटीबॉडीज़ नहीं है, किसी और के एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आए। मतलब कोई तीसरा कंट्री इंडिया के अंदर आया और उसने हेल्प किया इंडिया को टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन, टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट। ये होता है पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वी हैव इज इम्यून रिस्पॉन्स। अभी इम्यून रिस्पॉन्स क्या रहता है? इट इज़ स्पेसिफिक रिएक्टिविटी इंड्यूस्ड इन होस्ट बाय एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। अभी क्या होता है? एंटीजन सोल्जर ने एक स्पेसिफिक रिएक्टिविटी दिया, क्या एक स्पेसिफिक चीज़ किया। अभी उसने क्या किया? टेररिस्ट आया, उसने एक बॉम्ब फेंका। उसने क्यों फेंका? वो एंटीजन है, तो उसका काम क्या है? बॉडी को ख़राब करना। बट बॉम्ब फेंकने के बाद हमारे सोल्जर्स वहाँ पे बैठते हैं क्या? नहीं। क्या करते हैं? वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, वो भी 2-4 बॉम्ब फेंकेंगे, वो भी गोलियों से खेलेंगे। तो ये जो रिएक्टिविटी है, एक स्पेसिफिक रिएक्टिविटी है बॉडी का टू जो एक इंड्यूस करता है, होस्ट इंड्यूस करता है, मतलब हमारा बॉडी इंड्यूस कर रहा है अगेंस्ट एंटीजेनिक स्टिमुलस, उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अभी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम टू द फर्स्ट अटैक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब पहली बार कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है, वो टाइम पे हमारे सोल्जर्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं? तो सेम, जब पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें कभी भी जॉइंटिस नहीं हुआ है, तो जब पहली बार जॉइंटिस का ऑर्गेनिज्म आएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या रिएक्ट करेगा?
उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जब सेम ऑर्गेनिज्म सेकेंड टाइम हमारी बॉडी को अटैक करेगा तो बॉडी का क्या रिएक्शन होगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अभी अगर फर्स्ट टाइम टेररिस्ट आता है, हमें कभी पता नहीं है कि टेररिस्ट अटैक क्या होता है, फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट टाइम टेररिस्ट आया तो हमने थेरोटिकली तो सीखा है ना, मतलब बॉडी को पहले तो पता है कि कैसे फाइट करते हैं पैथोजन से। सो सेम वे बॉडी फाइट करेगा, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने को, अरे ये क्या हो गया अचानक से, तो बॉडी थोड़ा टाइम लेगा बट देन फाइट करेगा। तो वो जो रिएक्शन होता है, जो थोड़ा कैसे बोलते हैं लेट थोड़ा सा रिएक्शन, उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स लेट होता है क्योंकि वो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम वो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया तो उसको पता नहीं है ना कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज़ वेरी क्विक एंड वेरी इंटेंस। अभी हमारे सोल्जर्स को पता चल गया है कि टेररिस्ट नाम की कोई चीज़ अटैक करती है, तो नेक्स्ट टाइम वो बहुत क्विकली एक्ट करेंगे। वैसे उन्होंने 5 मिनट लिए थे अटैक करने को, अभी वो 1 मिनट में अटैक करेंगे और ज़्यादा इंटेंसली अटैक करेंगे। पहले उन्होंने 1 बॉम्ब फेंका था, अभी 5 बॉम्ब फेंकेंगे टेररिस्ट के पास। सो सेम इज़ व्हाट आवर बॉडी डज। एंटीबॉडी जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी सेकेंड टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती है और ज़्यादा इंटेंस रिएक्ट करती है, जैसे एक ही बार में एंटीजन मर जाए। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम लेता है डेवलप होने को, लाइक इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टाइम टू डेवलप, क्योंकि सेम मैंने अभी बताया, क्योंकि उससे पहले पता नहीं होता है कि क्या है। एंड सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो फास्ट लेता है, वो टाइम ज़्यादा नहीं लेता, वो फास्ट डेवलप होता है। अभी जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो होते हैं 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स के पास। ये लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, मतलब बी सेल्स एंड टी सेल्स। जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक बॉम्ब और पिस्तौल, ऐसे 2 चीज़ें हैं सोल्जर्स के पास। तो अभी टी सेल्स क्या है, ये लिम्फोसाइट्स हैं जो माइग्रेट होते हैं थाइमस के पास और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं थाइमस के इन्फ्लुएंस में। थाइमस में वो जाएंगे टी सेल्स और वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स बन जाएंगे। और बी सेल्स क्या होते हैं, ये बोन मैरो में ही रहते हैं और वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होते हैं। जो थाइमस में डिफ्रेंशिएट होते हैं वो टी सेल्स, जो बोन मैरो में डिफ्रेंशिएट होते हैं वो बी सेल्स। टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल्स, बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल्स, ऐसे याद रखो। ओके, नेक्स्ट अभी टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स हमें सेल्यूलर इम्यूनिटी देते हैं और बी सेल्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी देते हैं। सेल्स की इम्यूनिटी हमें टी सेल्स के बाद पास से आती है और बी सेल्स हमें एंटीबॉडीज़ वाली इम्यूनिटी देते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अभी टी सेल्स और बी सेल्स 2 टाइप के इम्यून सिस्टम्स बनाते हैं। तो बी सेल बनाता है एंटीबॉडी mediated immune system AMIS एंड टी सेल्स बनाता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम CMIS। सो बिकॉज टी सेल्स सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए वो सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम बनाएगा। बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाएगा। ओके, अभी जब एंटीबॉडी बी सेल के सरफेस पे जो प्रेजेंट रहते हैं, एक बी सेल है उसके सरफेस पे देयर आर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट, वो जब एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं, मतलब जब सोल्जर के पास एक पिस्तौल है और वो जब एंटीजन के सामने आता है, मतलब वो जब टेररिस्ट के सामने आता है तो सोल्जर के दिमाग में एकदम ऐसा आता है, ओके ये टेररिस्ट है, अभी मुझे कुछ तो करना है। तो सेम बी सेल एक्टिवेट होता है और वो डिवाइड होता है। एक्टिवेट होकर डिवाइड जब होता है तो बी सेल 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाता है। उसको कौन से 2 सेल्स होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स को इफेक्टर सेल्स भी कहा जाता है और ये एंटीबॉडीज़ के फैक्ट्री रहता है। मतलब इफेक्टर सेल्स मतलब जैसे जो
जैसे मैं बोल सकती हूँ सोल्जर के पास जो पिस्तौल है दैट इज़ इफेक्टर सेल्स, वो शूट करता जाएगा, वो एंटीबॉडीज़ का फैक्ट्री है, उसको गोलियों की फैक्ट्री है। उसका काम क्या है, एंटीजन को देखते ही दो चीज़ें करना, एक तो गोलियां छोड़ना, दूसरा याद रखना कि ये टेक्निक से हम लोग कैसे मार रहे हैं। तो बी सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज छोड़ते जाते हैं जैसे एंटीजन मर जाए। और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स याद रखते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में ज़िंदा रहते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम अगर एंटीजन आया तो उनको पता रहता है कि हम लोग को कैसे फाइट करना है, कि लास्ट टाइम हमने कितनी गोलियां चलाई थी, हमने कैसे टेररिस्ट को मारा था। सो मेमोरी बी सेल्स बहुत ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहते हैं और वो एंटीजन्स को जब सेकेंड टाइम जब एंटीजन्स आते हैं तो उनको फटाफट हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। अभी एंटीबॉडीज़ के फाइट करने के 5 डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड है एग्लूटिनेशन, थर्ड है प्रेसिपिटेशन, फोर्थ है ऑप्सनाइजेशन, फिफ्थ है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को मार के ख़त्म करके ख़त्म हो जाएंगे। एग्लूटिनेशन मतलब एंटीबॉडी हावी हो जाता है एंटीजन पे, मतलब इमेजिन 5 टेररिस्ट और 100 सोल्जर्स, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि टेररिस्ट मर जाएंगे। तो ये होता है एग्लूटिनेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब एकदम डेड करके उसको कचरा करके बाहर निकाल देना। ऑप्सनाइजेशन एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑप्सनाइजेशन मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर लेके फिर उसको मारना, मतलब पहले बहुत अच्छे से प्यार से बात करो आप किसी से और फिर उसका खून कर दो, इसको बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। एंड फिफ्थ इज़ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, मतलब मुझे अगर मेरा झगड़ा किसी टेररिस्ट के साथ है तो मैं इंडिया का सोल्जर हूँ और मैं किसी और देश के सोल्जर्स को भी भड़काऊंगा ये टेररिस्ट के अगेंस्ट, एंड फिर हम दोनों मिलके वो टेररिस्ट को मारेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मतलब खुद भी मारना है और दूसरों को भी भड़काना है एंटीजन को मारने के लिए। तो ये होते हैं 5 डिफरेंट वेज जैसे एंटीबॉडी एंटीजन से फाइट करता है। अभी जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, वो बॉडी को क्या करता है, डिफेंड करता है अगेंस्ट वायरसेस, फंगाइस एंड बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर आते हैं। और ये क्या करते हैं, जब स्टिमुलेशन होता है किसका, टी सेल्स का, जब टी सेल्स कांटेक्ट में आते हैं एंटीजन्स के, वो अपने डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। जैसे बी सेल्स ने टाइप्स बनाए थे प्लाज्मा और मेमोरी, वैसे टी सेल्स भी अपने टाइप्स बनाएंगे। 2 टाइप्स बनाते हैं, रेगुलेटरी एंड इफेक्टर, मतलब 2 फंक्शंस के हिसाब से वो डिवाइड होते हैं। जो रेगुलेटरी है वो CD4 हेल्पर टी सेल्स जो इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं। तो रेगुलेटरी जो इफेक्ट है, मतलब रेगुलेट करना है कि अभी कितने सोल्जर्स बाहर निकलने चाहिए, 5 निकलने चाहिए कि 10 निकलने चाहिए, ये CD4 टी हेल्पर सेल्स का काम है। एंड इफेक्टर टी सेल्स ये CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाते हैं जो वायरस को किल करते हैं और ट्यूमर सेल्स को भी ख़त्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्टडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है। सो लेट्स सी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो 4 पॉलीपेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है। देर आर 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। जो 2 हेवी चेन्स हैं दे आर ऑफ 440 अमाइनो एसिड्स एंड जो 2 लाइट चेन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 220 अमाइनो एसिड्स। नाउ दिस heavy chain and light chain is subdivided into 2 types of regions. One region is V region जिसको हम लोग बोलते हैं variable region, and second region is C region जिसको हम लोग बोलते हैं constant region. Now we have 5 types of antibodies. First is IgG, that is immunoglobulin G. ये it is the maximum antibody which is found in our body, so it is most abundant. और ये कहाँ पे है, ये blood में है, lymph में है and इंटेस्टाइन में है। और ये इन्हांस करता है, क्या इन्हांस करता है,
प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी है इन द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो तब ये इन्हांस करता है उसको, और वो सेकेंडरी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एफिशिएंटली काम करता है। और ये क्या करता है, ऑप्सोनाइज करता है। ऑप्सोनाइज करता है मतलब ऐसे अंदर जाल में लेकर उसको ख़त्म कर देता है। नाउ ये ही एक इम्यूनो बॉडी है which has ability to cross the placenta, that is from mother to fetus. This type of antibody is passed, एंड ये बहुत ज़्यादा मिलती है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबीज़ के पास दूसरी एंटीबॉडीज़ नहीं रहेंगी, ये ही सबसे ज़्यादा रहेगी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे हैव गॉट फ्रॉम देयर मदर. Now second type of antibody we have IgA. Now this is there are two types of IgAs, IgA1 and IgA2. Mostly their function is same, so we'll study the similar function. This is the second most abundant antibody. ये body के secretions में होते हैं, usually saliva and tears. दूसरा ये कोलेस्ट्रम में रहता है. कोलेस्ट्रम that is the first milk ऑफ लैक्टेटिंग मदर. जब लैक्टेटिंग मदर का जो फर्स्ट मिल्क रहता है दैट इज़ थोड़ा सा येलोइश रहता है एंड इट इज़ अ लिटिल थिक मिल्क, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं. सो कोलेस्ट्रम में एंड अदरवाइज ऑल्सो इन मदर्स मिल्क IgA इज़ प्रेजेंट. नाउ थर्ड टाइप ऑफ एंटीबॉडी वी हैव इज़ IgM. IgM क्या करता है, सबसे पहले आता है जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है. तो जब प्राइमरी रिस्पॉन्स का काम है, जब फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उसका लीडर कौन रहता है, IgM होता है. ये क्यों आता है, बिकॉज दिस इज़ एफिशिएंट इन एग्लूटिनेशन. ये फटाफट एग्लूटिनेट करता है कि हाँ ये इसको यहाँ पे लेकर जाओ, इसको वहाँ पे लेकर जाओ, ये एंटीजन को ऐसे मारने का ऐसे. और ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करके दूसरे देशों के सोल्जर्स को बुलाकर ये फटाफट टेररिस्ट को मारता है. सो IgM सबसे पहले आता है इन प्राइमरी रिस्पॉन्स. फोर्थ टाइप ऑफ एंटीबॉडी वी हैव इज IgD. वो दिस फंक्शंस एज एन एंटीजन रिसेप्टर. अभी एंटीजन रिसेप्टर मतलब अभी B सेल्स हैं, उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना, लाइक हमारे सोल्जर्स के पास कुछ तो होनी चाहिए ना एंटी टेररिस्ट से फाइट करने के लिए. तो हम लोग उनको क्या देते हैं, हम लोग उनको गन्स देते हैं, हम लोग उनको बॉम्ब्स देते हैं. सो IgD जो है वो एज गन्स या बॉम्ब्स एक्ट करता है ऑन सरफेस ऑफ B सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन सीरम. जो सीरम में B सेल्स प्रेजेंट है उनको वो एंटीजन रिसेप्टर देता है, उनको वो एबिलिटी देता है एंटीजन को पहचानने की. सो IgD functions as an antigen receptor. Next we have is IgE last. Now we have four types of IgE. Again their function is similar, so we'll study the similar function. It mediates immediate hypersensitivity reactions and it is main host defense against parasitic infections. जब भी पैरासाइट रिलेटेड इन्फेक्शंस रहते हैं या तो जब भी एलर्जी रिलेटेड इन्फेक्शंस रहते हैं तो हमारी बॉडी में IgE एंटीबॉडीज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि IgE का काम ही ये है कि जब भी एलर्जी आएगी तो मुझे ही उसको ख़त्म करना है. सो IgE प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस. जब भी किसी के अंदर अगर IG ही नहीं हुआ तो वो इंसान एलर्जी से मर जाएगा, बट डॉक्टर को पता भी नहीं चलेगा कि इसको एलर्जी हुआ है, बिकॉज फिज़िकली कुछ क्या बोलते हैं, फिज़िकली सिम्टम्स ही कुछ भी नहीं दिखेंगे वो इंसान के अंदर. सो IgE प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन एवर वी हैव सम एलर्जी. नाउ देर इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, देर आर मैनी पीपल हु हैव एलर्जी टूवर्ड्स डस्ट, डर्ट, रोज़, ऐसे पीनट्स, ये सब से एलर्जीज़ होते हैं. अभी यूजुअली जिनको रोज़ से एलर्जी रहता है तो रोज़ फ्लावर अगर तुम लोग उनके बॉडी पे कहीं पे भी लगाओगे तो स्किन रैशेज़ होते हैं, रेडनेस होता है. तो वो क्यों होता है उनको, क्योंकि IgE जो एंटीबॉडी है वो फाइट कर रहा है ये रोज़ से, बिकॉज इस इंसान के अंदर रोज़ सूट नहीं होता है, तो IgE एंटीबॉडी फाइट करेगा उससे. तो जैसे नेक्स्ट टाइम इंसान को पता चल जाए नहीं बाबा मेरे आसपास अगर रोज़ रहता है तो मुझे एलर्जी होता है. नाउ इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट हैविंग IgE एट ऑल, तो ये रोज़ अगर इंसान को लगेगा तो इंसान को सामने से तो सिम्टम्स दिखेंगे नहीं,
क्योंकि आईजी है नहीं, बट ये जो एंटीजन है वो अंदर जाके पूरा इम्यून सिस्टम खराब कर देगा, बिकॉज ऑफ विच of these small things the person may suffer from big diseases. So our presence of our antibody is very important. Each and every antibody is very important to make a functioning and complete immune system in the host. Okay, next topic we have is ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है? इट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, या तो कोई टिश्यू या तो कोई ऑर्गन, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन डोनर टू रेसिपिएंट. वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, कोई ऑर्गन हम लोग ऐसा नहीं करते कि लंग्स को उठा के किडनी की जगह पे रख दिया और किडनी को उठा के लंग्स, ऐसा नहीं. वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर मीन्स कोई भी ऐसे स्किन का सरफेस, स्किन सरफेसेस यूजुअली ऐसे होते हैं, ग्राफ्टिंग हम लोग उसको बोलते हैं, कि जहाँ पे स्किन अगर हमारी बहुत ज़्यादा जल गई है तो जो हेल्दी स्किन होगा वहाँ से हम लोग हेल्दी स्किन उठा के बर्नट वाली स्किन की जगह पे हम लोग लगा देते हैं. सो दिस इज़ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, या तो फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट. डोनर मतलब कोई डोनर है वो अपना कोई ऑर्गन दे रहा है, तो बहुत सारे आईज दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, लंग्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यू नो दैट ये सब होता है. तो फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट अगर कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू जा रहा है उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. नाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या होता है? देयर इज टिश्यू मैचिंग. सबसे पहले तो देखा जाता है ये टिश्यू मैच हो रहा है कि नहीं. ब्लड ग्रुप मैच होता है, अब ए वाला बी को, बी वाला ओ को, ओ वाला ए बी को, ऐसा नहीं हो सकता. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. अगर या तो टिश्यू मैच नहीं हुआ या तो ब्लड मैच नहीं हुआ तो हम लोग उसको सक्सेसफुल, आई मीन वी कैन नॉट अलाउ दैट ट्रांसप्लांटेशन टू हैपन. दूसरी चीज़ क्या होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में? इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. क्यों इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे? बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का किडनी ख़राब है, अगर वो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना है, सो हम लोगों ने दूसरे इंसान का किडनी ये फर्स्ट पर्सन में डाला. नाउ कितना भी मैच हो, इवन इफ इट इज़ यू नो इट इज़ नेवर so it is everything is not very perfect. So 100% तो मैच कभी होने से रहा, बट 99.99% भी मैच हुआ. बट बॉडी हैज़ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड जब भी बॉडी नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करेगा तो बॉडी को लगेगा कि कोई तो एंटीजन आ गया. अगर उसको लगा कि कोई एंटीजन आया है तो हमारा एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगा. एंटीबॉडी एक्टिवेट हुआ तो वो एंटीजन को मारने लगेगा. बट तो ये सिचुएशन में वो किडनी को मारने लगेगा, बट ऐसा तो हमें नहीं करना है. इसीलिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स लिए जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को रोका जाता है, थोड़ा दबाया जाता है कि वो जैसे न्यू जो ऑर्गन है उसको मार नहीं पाए. बॉडी को ज़्यादा एबिलिटी आती है, टिश्यू हैज़ एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जैसे मैंने बताया. एंड जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. क्यों? जैसे मैंने बताया कि इट इज़ नेवर 100% सिमिलर. तो वो जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन मीन्स ये जो हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये रिजेक्शन क्यों होता है? बिकॉज सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स बताते हैं अरे नहीं ये मेरा ऑर्गन नहीं है, प्लीज़ इसको निकाल दो मेरी बॉडी से, नहीं तो फिर मैं बहुत गलत कर दूँगा पूरी बॉडी के साथ. तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो टिश्यू है या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो सक्सेसफुल है या नहीं. तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर रहा है कि वो ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है. अभी सक्सेस हुआ टिश्यू ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये कैसे पता चलता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, HLA जिसको बोलते हैं. अभी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस डोनर के पास भी रहता है, रेसिपिएंट के पास भी रहता है. ये एंटीजेंस कौन लाते हैं? ये एंटीजेंस लाते हैं जीन्स. कौन से जीन्स? HLA जीन्स. अभी ये HLA जीन्स HLA प्रोटीन्स बनाते हैं, जो अब मैंने तुमको बताया था एंटीजेंस आर प्रोटीन इन नेचर. तो HLA जीन्स ये HLA प्रोटीन्स बनाते हैं जो
मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक रहता है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का जो हमारा ह्यूमन क्रोमोसोम्स रहते हैं उसका जो शॉर्ट वाला आर्म रहता है यहाँ पे MHC होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स के पास रहते हैं जीन्स, HLA जीन्स. ये HLA जीन्स बनाते हैं HLA प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स होते हैं दोनों के पास, डोनर के पास भी, रेसिपिएंट के पास भी. अगर ये प्रोटीन्स आपस में फ्रेंड्स नहीं बने तो हो जाएगा ग्राफ्ट रिजेक्शन. अगर ये दोनों प्रोटीन्स मैच हो गए आपस में तो हो जाएगा सक्सेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन. सो दिस इज हाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अकर्स. नेक्स्ट वी हैव वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. अभी सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल वैक्सीनेशन का या इम्यूनाइजेशन का क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन वन प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मेमोरी. मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ द मेन फंडा ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. अभी इसमें क्या होता है, जो वीकेंड पैथोजन है या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन है, मतलब पैथोजन को मारो या तो उसको कमज़ोर करो या तो उसको बेहोश करो, ऐसा पैथोजन को मैनिपुलेट करो और उसमें से वैक्सीन बनाओ. क्योंकि पैथोजन एक एंटीजन है, ये एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगे तो वो याद रखेंगे कि एंटीजन के साथ कैसे फाइट करना है. तो ये पैथोजन को वीक करो या तो ये पैथोजन को इनएक्टिवेट करो और वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के अंदर डाल दो. अभी ये पैथोजन वीक हो गया तो मतलब वो उसको मतलब कैसे एक टेररिस्ट विदाउट एनी वेपन्स अगर बॉर्डर के अंदर आया तो वीक हो गया ना, तो इसको तो फटाफट कोई भी सोल्जर मार देगा. तो यही होता है हमारी बॉडी के साथ भी. हम लोग एंटीजन्स को वीक करते हैं या तो इनएक्टिवेट करते हैं और हम लोग उसका वैक्सीन बना के हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ उसको पहचान लेते हैं कि अरे ये कोई नॉन सेल्फ है, ये तो हम लोग नहीं है, ये तो टेररिस्ट है, एंटीजन है. तो बॉडी उसको उसके अगेंस्ट फाइट करता है. बिकॉज बॉडी फाइट करता है तो बॉडी को वो चीज़ याद रहती है कि ये बिकॉज मैंने तुमको बताया प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, तो बॉडी को वो चीज़ याद रहती है कि ऐसा एंटीजन आया तो मुझे इस तरीके से फाइट करना है. सो फॉर नेक्स्ट टाइम जब नेचुरली कोई पैथोजन आता है हमारे अंदर, सो बॉडी रिमेंबर्स इट एंड बॉडी फाइट्स अगेंस्ट इट. दैट इज़ द रीज़न जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं हम लोग उनको वैक्सीन देते हैं, जिससे उनकी बॉडी को याद रहे कि किसी पैथोजन के साथ कैसे फाइट करना है. अभी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा हमारा बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन्स, वो क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा पैथोजेनिक एजेंट्स को ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. तो जब एक्चुअली में इन्फेक्शन होगा तब बॉडी फटाफट ये एंटीजन्स को निकाल देगा. अभी फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल ह्यूमन वैक्सीन जो था दैट वाज यीस्ट डेराइव्ड रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया था. नाउ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ द टेक्निक विच इज़ यूज्ड when exposure to pathogen has already occurred and there is not enough time to induce active protective immunity. अगर active immunity नहीं है तो जो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है ये हमको पैसिव इम्यूनाइजेशन हम लोग यूज़ करते हैं. It involves giving preformed antibodies to a person or an animal in response to a vaccination or environmental exposure to pathogens. Passive immunization में हम लोग ऐसे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ देते हैं, जैसे मैंने स्नेक वेनम का एग्जाम्पल बताया था, टू एनी एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू पैथोजेंस. That is what we are done for the day. For next time we'll start with immunological disorders.